हे गाइस व्हाट्सअप। तो ऐसा क्या हुआ कि जे थॉमसन को बेइज्जती फील हुई? ऐसा क्या हुआ कि जे थॉमसन की मेहनत पर पानी फिर गया? जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि सर जे थॉमसन ने किस तरीके से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी, और इलेक्ट्रॉन्स या मैं कहूँ कैथोड रे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई। अब हुआ क्या कि जब जे थॉमसन फेमस हो गए, उनके नाम के आगे सर लग गया, तो अकड़ में आ गए, तेज चलने लगे, दोस्तों को इग्नोर करने लगे। हे तू तुच्छ प्राणी है, तू मेरे सामने कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ फील करने लगे होंगे। अपने इसमें भी ऐसा होता है ना, कोई टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है और उसके टिकटॉक पे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं तो वो अपने आप को सोचता है कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मैं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है। पर पीठ पीछे आप लोग क्या बोलते हो? ए साला क्या है, समझ ही जाओ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मीम्स फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि वो कौन है। तो हम लोग ऐसा जानते हैं। ऐसे कुछ जे थॉमसन के साथ भी हुआ। अभी इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पढ़ा कम रहे हो, बकवास ज़्यादा कर रहे हो। आते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो बात करते हैं। तो सर जे थॉमसन जब थोड़ा सा होशियार बनने लगे तो उनके कुछ साइंटिस्ट दोस्तों ने बोला कि अब जे थॉमसन की मज़े लेने का वक्त आ गया है, ये बहुत तेज़ चल रहा है, इसको ज़मीन पे लाते हैं। तो उन्होंने बोला जे एक बात बताओ, आपने बोला इलेक्ट्रॉन होता है। जे थॉमसन ने बोला यस, कोई शक? उनके दोस्तों ने पूछा, आपने कहा कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास एक मास होता है। जे थॉमसन ने बोला हाँ होता है, कोई शक? फिर उन्होंने बोला कि मास के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चार्ज भी होता है और वो चार्ज नेगेटिव होता है। तो जे थॉमसन ने बोला हाँ होता है, कोई शक? तो उनके दोस्तों ने बोला प्रूफ करके दिखाओ, या हमें ये बताओ कि मास होता है तो कितना मास होता है, चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है। जे थॉमसन को ये बात समझ में आई कि भैया होशियारी दिखाने से कुछ नहीं होगा, बात तो ये लोग सही बोल रहे हैं, मतलब मुझे कुछ करना होगा। तो जे थॉमसन ने सोचना शुरू किया कि मुझे कैथोड रे ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे कैसे मालूम पड़ा था कि ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा के इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है, ये मुझे कैसे पता लगा था? वो हॉर्स शू मैग्नेट लगा के, क्योंकि जिस भी बॉडी के पास मोमेंटम होता है और मास होता है, जब वो हॉर्स शू मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में फंसती है तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अपनी कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई कुछ इस तरीके से करा। उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से कैथोड रे ट्यूब ले ली, और कैथोड रे ट्यूब का जो पीछे वाला हिस्सा था उसको उन्होंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एज यूजुअल कैथोड लगाया, यहाँ पर एज यूजुअल परफोरेटेड एनोड लगाया। परफोरेटेड एनोड का आप लोग सब मतलब जानते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये कहलाया आपका कैथोड, ये कहलाया आपका एनोड। तो दिस इज़ योर कैथोड, दिस इज़ योर एनोड। बाकी सब सेटअप उन्होंने सेम रखा। यहाँ पर कहीं पर उन्होंने सक्शन पंप लगाया होगा, सक्शन पंप से उन्होंने एयर यहाँ से बाहर फेंकी होगी। नाउ उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने, अब मैं कैथोड एनोड यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आप सब लोगों को पता चल गया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने के लिए कुछ मेटेलिक प्लेट्स लगाई। ये उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से मेटेलिक प्लेट्स लगाई,
और ये मेटेलिक प्लेट्स में ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही कैथोड रेज निकली, जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज निकली, इस प्लेट की वजह से, एक्चुअली ये प्लेट आगे नहीं है, प्लेट पीछे की तरफ होगी, इस एनोड के पीछे होगी, तो डिफ्लेक्शन की वजह से, ये इलेक्ट्रिकल डिफ्लेक्शन की वजह से कैथोड रेज डिविएट हो गई और पाथ चेंज करके इस पीछे वाली ट्यूब में पॉइंट ए पर इसने फ्लोरोसेंस जनरेट करा। मतलब क्या हुआ, कैथोड रेज निकली, यहाँ पर कैथोड से रेज निकली यानी इलेक्ट्रॉन्स निकले, और चलो इसको पॉजिटिव कर देते ताकि हमारा जो डायग्राम है वो प्रूव हो जाए, इसको नेगेटिव कर देते हैं और बैटरी के टर्मिनल को भी बदल देते हैं। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहाँ पर इनको पॉजिटिव चार्ज फील हुआ, ये अपने पाथ से डिविएट हो गई और इस तरीके से जाने लगी और पॉइंट ए पर जाकर हिट करने लगी। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या हुआ, अब उन्होंने यहाँ पर इसके साथ हॉर्स शू मैग्नेट भी रख दिया। यहाँ पर क्या करा उन्होंने, हॉर्स शू मैग्नेट भी रख दिया। ये नॉर्थ पोल माना, ये साउथ पोल माना, और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ होगा। तो जैसे ही कैथोड रेज निकली और इस मैग्नेटिक फ्लक्स से कांटेक्ट में आई, वो पूरी तरीके से डिविएट हो गई और पॉइंट सी पर हिट करने लगी, पॉइंट सी पर हिट करने लगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो पहला केस क्या हुआ, ए पॉइंट पर कब हिट करा, व्हेन इलेक्ट्रिकल प्लेट्स वर प्रेजेंट, यानी जब इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी तब यहां पर हिट करा। पॉइंट सी पर कब हिट करा, व्हेन हॉर्स शू मैग्नेट वॉज प्रेजेंट, व्हेन हॉर्स शू मैग्नेट वॉज प्रेजेंट। और लास्ट में उन्होंने क्या करा, हॉर्स शू मैग्नेट भी रखा, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स भी रखी। यहां वाले केस में, पहले वाले केस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी, सेकेंड वाले केस में सिर्फ हॉर्स शू मैग्नेट था, लेकिन अब तीसरे वाले केस में हॉर्स शू मैग्नेट भी था और इलेक्ट्रिकल प्लेट भी थी, यानी कि अभी अगले केस में इन्होंने क्या करा, दोनों को रख दिया। दोनों की वजह से एक दूसरे ने डिफ्लेक्शन को कैंसिल करके ये रेज बिल्कुल सीधी आई और पॉइंट बी पर हिट करा। तो पॉइंट बी पर कब हिट करा, व्हेन इक्वली मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकल प्लेट्स वर प्लेस्ड। समझ पा रहे मेरी बात को? तो क्या आपको तीनों केस समझ में आए इस एक्सपेरिमेंट के? ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि जे थॉमसन ने क्या करा। जे थॉमसन ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट सेम रखा, बस ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ी सी पीछे वाली ट्यूब बड़ी ले ली, परफोरेटेड एनोड को आगे कर दिया, ये एनोड है, इसमें छोटे छोटे छेद है, इसको आगे कर दिया, पीछे यहाँ पर पूरा जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगाया होगा, तभी तो उनको स्पार्क दिखा और उन्होंने पॉइंट ए बी सी मार्क करा। तो जब इलेक्ट्रिकल प्लेट रखी तो कैथोड रेज निकली, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गई, पॉइंट ए पर हिट करी, यहाँ पर चमक आने लगी। अगली बार उन्होंने हॉर्स शू मैग्नेट रखा तो कैथोड रेज गई, डिविएट हुई, पॉइंट सी पर मारा, यहाँ पर स्पार्क होने लगा। और दूसरी बार दोनों चीजें, इलेक्ट्रिकल प्लेट और हॉर्स शू मैग्नेट दोनों रखा, तो ना तो ए पर डिफ्लेक्शन आया ना बी पर डिफ्लेक्शन आया, रेज बिल्कुल सीधी निकल गई और पॉइंट बी पर उसने हिट करा। क्या ये चीज समझ में आई? इतना एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने इन के बीच में जो डिफरेंस आया, जो डिस्टेंस आया, उसको कुछ कैलकुलेट करा ना। वो कैलकुलेशन हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बस ये जानना है कि यहाँ पर जे थॉमसन के कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें एक E/m रेशो मिला। E/m रेशो को हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला जाता है इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, और इसका एक और नाम है दैट इज E मतलब चार्ज बाय m यानी कि मास रेशो। तो आप लोगों को जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से जो चीज पता लग रही है वो पता लग रही है चार्ज बाय मास रेशो या E/m रेशो या स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज क्यों आया? बिकॉज ऑफ A
मास क्यों आया? बिकॉज ऑफ बी, बिकॉज ऑफ सी। और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के हिसाब से जे थॉमसन को एक वैल्यू मिली एंड वो वैल्यू थी 1.75880 into 10 to the power 11 coulombs per kg, and this value is called as charge by mass ratio. क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? चार्ज बाय मास रेशियो। किसका? इलेक्ट्रॉन का। दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आप इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस रख लो, फिल एनी गैस, आप कोई भी गैस रख लो, आप इसमें हीलियम रख लो, नियॉन रख लो, आर्गन रख लो, हाइड्रोजन रख लो, कोई भी गैस रख लो, अल्टीमेटली निकल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है। अल्टीमेटली इन गैसेस में से निकल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? और इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, किसी भी गैस की मैं बात करूं, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग स्टार बनाकर नोट करेंगे, दैट E बाय M रेशियो फॉर एनी गैस विल रिमेन सेम, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन बच्चों ये जब अपन आगे चल के प्रोटॉन की डिस्कवरी देखेंगे तो प्रोटॉन के लिए ये बात सच नहीं होगी। मैं आपको यही उसका रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न इन साइंटिस्टों को तो बहुत साल बाद पता चला, लेकिन आपको आज ही पता चल जाएगा। समझो हुआ क्या। हम लोग सब जानते हैं एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे होते हैं। इतना बेसिक नॉलेज हम सबको है। तो जब एटम पर आप करंट लगाओगे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो जब ये एटम टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अब इसके अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। समझ पा रहे हो बात को? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो वैसे इन हर गैसेस से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का मास यूज करोगे तो भले ही वो इलेक्ट्रॉन हीलियम से आए, नियॉन से आए, आर्गन से आए, हाइड्रोजन से आए, आ तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर अपन बात करें प्रोटॉन के चार्ज बाय मास रेशियो की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटॉन का न्यूक्लियस से निकलना असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के लेवल की हो, तभी यह चीज पॉसिबल है। यहां पर यह चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप हीलियम के प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो निकालोगे तो बेटा हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो चार्ज आप एक प्रोटॉन का ही आपको रखना पड़ेगा, लेकिन मास न्यूक्लियस का लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? फिर या आप एक काम करो, आप चार्ज तो 2 प्रोटॉन का ले लो, लेकिन उस न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन का भी इंक्लूडेड रहेगा। तो वहां पर हमेशा वेरिएशन आएगा। इसलिए कभी भी किसी भी एग्जाम में कभी भी आपसे प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंडेड होता है। वो एक एक प्रोटॉन करके न्यूक्लियस से बाहर कभी नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ सकता है इजीली। और इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो सेम होगा, चाहे वो किसी भी गैस से आए। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? जे थॉमसन स्पेसिफिक चार्ज एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन के तो भाव भयंकर तरीके से बढ़ गए, फिर बहुत भाव बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? अबे एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया और एक वैल्यू निकाल दी स्पेसिफिक चार्ज की, मजा ला दिया पूरी दुनिया में। बाहर आए, दोस्तों को बोला आओ
हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। ये रहा तोहफा, स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हर एटम के लिए ये वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है एक एक करके, इसलिए हम सबकी वैल्यू निकालेंगे और सबकी वैल्यू यही आएगी। तो इनके दोस्तों ने बोला यार जॉब तो बहुत शानदार करा यार, काम तो बहुत शानदार करा, वेरी गुड, स्पेसिफिक चार्ज, नई बात मालूम पड़ी, पहले इसको नोट कर लो। वैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो गए हैं ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से नोट्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों ने इनके बोला बहुत शानदार काम, अमेजिंग वर्क, धांसू। लेकिन जैसे ही लेकिन बोला, जे थॉमसन की हार्ट बीट बढ़ गई। लेकिन क्या, हमने तो पूछा था कि चार्ज क्या है, हमने तो पूछा था कि मास क्या है, तू तो रेशो ले आया, हमको तो चार्ज बता, हमको तो मास बता। जे थॉमसन ने बोला मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर सकता। हो गई बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती। तो जे थॉमसन वॉज अनेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मास। इस एक्सपेरिमेंट से वो निकालना मुश्किल भी था, इनफैक्ट नामुमकिन था। फिर बात आई गई हो गई, लेकिन 1908 से 1914 के बीच में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एंड उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज दिस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में आप ज़रूर इसको देखोगे। मिलिकन ने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। मिलिकन ने एक इस तरीके का आयरन का चेंबर लिया था, यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा छेद करके यहाँ पर एक, जिसको वो अपन जब किसी सैलून में जाके बाल कटाते तो वो पानी का स्प्रे नहीं मारता प्स, 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 प्स करके, वैसे उन्होंने यहाँ पर एक स्प्रेयर लगा दिया, उसके अंदर ऑयल भर दिया, और जब वो इस बटन को प्रेस करते थे ऑयल की कुछ बूंदें ऐसे स्प्रे के फॉर्म में उड़ती हुई इस चेंबर के अंदर जाती थी। जैसे चेंबर के अंदर जाती थी, यहाँ पर एक मेटल की रॉड और यहाँ पर एक मेटल की रॉड लगी थी। इस मेटल की रॉड में थोड़े थोड़े छेद थे। ये मेटल की रॉड यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड थी इस तरीके से, ये नेगेटिव पोर्शन था, ये पॉजिटिव पोर्शन था। यहाँ पर वो उसको एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। लाइकवाइज अब जैसे ही वो इस स्प्रेयर से ऑयल की ड्रॉप को अंदर डालते थे, जैसे ही वो ऑयल की ड्रॉप यहाँ आती थी, वो यहाँ से इसके चार्ज को बैलेंस करते थे। और यहाँ पर उनके सामने इस तरीके का मीटर लगा हुआ था, मीटर में एक एरो लगा हुआ था। जैसे वो चार्ज बैलेंस करते तो ये मीटर इस तरीके से घूमता था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं चार्ज बैलेंस करता हूँ, जब मैं चार्ज बढ़ाता हूँ, तो ये ऑयल की ड्रॉप ग्रेविटी के साथ नीचे गिरने की बजाय चार्ज अप होके, जैसे चार्ज यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, चार्ज अप होके ये ऑयल की ड्रॉप नीचे आने की जगह ऊपर जाने लग जाती है। और जैसे ही मैं चार्ज कम करता हूँ, ये बूंद नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन जैसे ही मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू पर आता हूँ, ये ऑयल की ड्रॉप इन दोनों प्लेट्स के बीच में लटक जाती है, जैसे अभी आपको दिख रही है। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को जानते हुए उन्होंने सोच लिया था, उनको मालूम था कि ऑयल हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सबके अंदर एटम होता है, और एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ऑयल के अंदर भी एटम होगा, और ऑयल के अंदर एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे ही वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चार्ज सेट करते थे, वो बूंद लटक जाती थी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और ये जो यहां से चार्ज सेट कर रहे थे वो बराबर होने की वजह से वो ऑयल की ड्रॉप लटक जा रही थी। ऐसा इनका कुछ एक्सपेरिमेंट था, और इनके एक्सपेरिमेंट से ही फाइनली हमें ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलम्स, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात और मिलिकन ने बोली कि ये जो वैल्यू है ये इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू है। इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू का मतलब अगर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखना है, मतलब -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर आपके पास में 30 इलेक्ट्रॉन है तो 30 मल्टीप्लाई बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आपको करना पड़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वैल्यू आप लोग यहां पर रखते चलो। तो इस वैल्यू से, इस एक्सपेरिमेंट से आपको मिलिकन ने बताया फाइनली दैट व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो माइनस है ये साइन बताता है, ये चार्ज बताता है, लेकिन जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम इस चार्ज यानी नेगेटिव वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव साइन इज ओनली देयर टू शो द नेगेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब क्या हुआ। अब एक बात मैं बता दूं, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको जितनी चीजें एक्सपेरिमेंटल मिल रही है उससे ज्यादा चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिलेंगे। मतलब ये सोच लिया, ये मान लिया और हो गया। समझ में आ रही बात? अब एक बात समझो, एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि सिंगल एटम तो आज तक देखा नहीं गया है। तो सोचो, जो देखा नहीं गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एटम से भी कितना छोटा होगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा होगा। उसका चार्ज तो फिर भी निकाल लिया, लेकिन यार ये मास निकालना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि देखो, थोड़ा मैथ्स पर रिलाई करते हैं। हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो की तो वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, E/m is equal to 1.75880 into 10⁻11 कूलम्स पर केजी। और अभी अभी मिलिकन ने हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो क्यों ना इस E की वैल्यू को यहां पर रख दिया जाए, तो मास की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने यही करा और अब हमने देखा, अच्छा ये चार्ज है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ये नेगेटिव नेचर बता रहा है, इसलिए जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे। मैं मास को इधर ले जाता हूं और इस वैल्यू को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.75880 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी इज इक्वल टू मास। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो, कूलम्स से कूलम कट गया, ये 10⁻11 ऊपर गया तो कितना हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ 10⁻, ऊपर जाने की वजह से हो गया 10⁻−30, और जब आप -1.6 और -1.7 को डिवाइड करोगे तो 0.9 समथिंग वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 0.91 इंटू 10⁻−30। अब क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन चाहिए तो मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो फाइनल वैल्यू आएगी 9.1। डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से ये हो जाएगा 10⁻−31। अच्छा, कूलम से कूलम कट गया, बस केजी बचा, तो यहाँ पर आ गया केजी। एंड दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, जो कि पूरी तरीके से कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो अब आप लोगों को क्या क्या वैल्यूज ध्यान रखनी है? पहला, आपको स्पेसिफिक चार्ज ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखना है, और तीसरा आपको इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है और इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जन्म पत्री आपके सामने आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतना, मास इतना और चार्ज बाय मास का रेशो इतना। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल घबराना नहीं, मिलिकन आइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कोई नहीं पूछता, बिल्कुल घबराना नहीं।
प्रोटॉन्स का स्पेसिफिक चार्ज कोई नहीं पूछता, बस रीज़न पूछते हैं। तो रीज़न क्या बोलोगे? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड होने की वजह से इंडिविजुअल प्रोटॉन्स की आप वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। अलग अलग एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको एक छोटा सा मैंने अंदाज़ा दे ही दिया है, एग्जाम्स में नहीं आएगा। एग्जाम्स में ये वैल्यूज़ की खास इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। यहाँ पर जे थॉमसन की बात खत्म होती है। अब हम सुनेंगे एक गरीब इंसान की कहानी, जो बहुत गरीब था लेकिन उसके नाम में सोना था। इंसान गरीब पर नाम में उसके सोना था। इंसान बड़ा अच्छा था लेकिन जे थॉमसन की कॉपी करने में नंबर 1 था। कॉपी करी, लेकिन जिसे बोलते हैं नकल में भी अकल चाहिए। इसने भी नकल करी जे थॉमसन की, पर थोड़ी कर दी गलती। लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी हो वो गरीब होते हुए भी राजा बन जाता है। उसके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो सुनेंगे जे थॉमसन के दोस्त की कहानी मेरी ज़ुबानी अगले एपिसोड में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय। इतना ज़रूर नोट कर लेना।